तो तुम्हारा स्वागत है टोक्यो गूल री के पार्ट 3 में। और इस वाले पार्ट में ऐसा कुछ होने वाला है जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और इस पार्ट के एंड में तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। और हाँ, पिछले वाले पार्ट में वीडियो थोड़ी सी कट हो गई थी, तो टेंशन मत लो, वही वीडियो का एंड था जहाँ कानेकी ने आउल को हराया था। बाकी तो मेरा आउटरो था, अरिगातो वगैरह। और सच बता रहा हूँ, यहाँ रात के ना 3:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जल्दी करके सोना है मुझे, इसलिए स्टार्ट करते हैं। यारे रिकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक नई स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। अब कानेकी नहीं है, बल्कि ससाकी हेसे बन चुका है। कैसे, वो तुम्हें इस पार्ट में पता चलेगा। और वो अभी एक इन्वेस्टिगेटर है जिसकी एक स्क्वाड भी है। अब पिछले पार्ट में जो मिशन हुआ था उस दौरान उसकी आउल से बैटल होती है, जिसमें वो उसे धूल चटाया था और वो पूरा चेंज हो जाता। और दूसरी तरफ जो उसकी टीम का एक बंदा था, शिराजू, वो भी मर गया नोरो को मारने के चक्कर में। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। टोक्यो गूल री पार्ट 3। अब ये पार्ट शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि ससाकी ने आउल को तो पेल दिया है और कोरी उसे देखकर हैरान हो चुका है। फिर कानेकी जाता सुकियामा के पास, अपनी कागू ने उसके आर पार कर देता है एंड देन उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। अब घायल हुआ काना है, ये देखकर वो भी सुकियामा के साथ नीचे कूद जाता है उसे बचाने के लिए। अब वो दोनों गिरते हुए जर्मन में कुछ बातें करते। सुकियामा कनाए से कहता है कि तुम अपनी जान बचाओ, मुझे छोड़ो, लेकिन कनाए नहीं मानता और सुकियामा को ऊपर पुश करके वो उसे बचाकर अपनी जान कुर्बान कर देता है। अब हम देखते हैं कि कानेकी नीचे जाता है, जहां हम देखते हैं कि शिराजू मर चुका है और ये उससे कहता है वो आपको देखना चाहता था आखिरी समय में, अगर आप थोड़ी जल्दी यहाँ आ जाते तो। अब कानेकी को लग रहा था कि साला वो उस पर ब्लेम मार रहा है सबका, इसलिए फिर कानेकी कहता है ओरियो, तुम थे जो उसके साथ लड़ रहे थे, अगर किसी को फॉल्ट देना है तो अपनी वीकनेस को दो। एंड फिर कानेकी जाकर अपनी टीम को संभालता है। और यहाँ तुम्हें फुल रूडनेस दिख रही होगी कानेकी की। तभी हमें नीचे दिखाया जाता है तो सुकियामा बच चुका था और वो वहां से निकल कर जा रहा था। तभी पीछे से कुछ इन्वेस्टिगेटर आते हैं जिन्हें 2 गूल्स आकर मार देते, और वो दोनों और कोई नहीं, तोका और योमो थे। तभी साइड में एक गाड़ी आती है जिसमें चियोरी बैठी हुई थी, और उसमें जब वो जाकर बैठता है तो उसका बाप भी उसमें बैठा हुआ था। हमें पता चलता है चियोरी जो थी उसने तोका और योमो की मदद मांगी थी, जिसके बाद इन्होंने इसके बाप को भी बचा लिया और अब इसको। अब जब सुकियामा तोका को बताता है कि उसे कानेकी ने बिल्डिंग से नीचे फेंका था, तो तोका कहती है अगर कानेकी को तुम्हें मारना ही होता तो वो ऊपर ही मार देता। इसका मतलब क्या, कानेकी चाहता था कि ये बच जाए। हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब ये मिशन खत्म होने के बाद एक सीसीजी के ट्रक में वो शिराजू की बॉडी ले जा रहे थे, तब वहां आओगिरी के बंदों ने हमला कर दिया और वो उसकी बॉडी को उठाकर ले गए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कानो उसकी बॉडी पर फिर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वही हमें एतो भी दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसके आर्म्स वगैरह सब वापस आ गए थे। और अब हमें दिखाया जाता है कि 6 महीने बीत चुके थे और कानेकी अब असिस्टेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बन गया था, और अब वो बिल्कुल ही दूसरा अरीमा लग रहा था, चश्मा लगाकर। और जो ओरियो था अब वो खुद एक स्क्वाड टीम का लीडर था, और उसकी टीम में सेको भी थी, लेकिन 3 और नए बंदे थे। अब वो मिशन के बीच में थे और उन पर गूल्स का अटैक हो रहा था। पहले सेको अपने कागुने से उन्हें चीर देती है एंड देन फिर ओरियो अपनी काटाना निकालता है जिसके अंदर से एक क्विंकी निकलती है और वो सामने वाले बंदों को खा जाते हैं। और ध्यान से नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्विंकी नोरो की कागुने से बनाई है, जो कि पिछले पार्ट में मर गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि इनकी पूरी स्क्वाड मात्सुरी वाशु के S2 स्क्वाड के अंदर है, जिसमें जुजो भी था। अब वाशु उनकी तारीफ करता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे मेंबर्स मिले। फिर जब वो वहां से जा रहे थे तो वो रियो को रोकता है और उसे कहता है S3 स्क्वाड आजकल काफी तगड़े काम कर रहा है, जिसे लीड कर रहा है खुद कीशो अरीमा, बट जैसा अभी S2 भी काम कर रहा है, हो सकता है कि आगे मुझे S3 का लीडर बनाया जाए। तो अब मुझे ये बताओ कि हमारी टीम से कैसे S3 स्क्वाड में जाना चाहिए। तो रियो कहता है मैं डिजर्व करता हूँ बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा लॉयल हूँ, आई एम योर डॉग। वाशु कहता है गुड आंसर। या साफ दिख रहा था कि ये इसे मैनिपुलेट करके इसे यूज करने वाला है। अब ओरियो जाता है डिटेंशन सेंटर और हिनामी से मिलता है और उसे पता चलता है कि वो किसी और दूसरे इन्वेस्टिगेटर से बात नहीं कर रही थी और ससाकी भी उससे कई दिनों से मिलने नहीं आया है। अब ओरियो आकर उसे वेरीफाई कराता है जो भी उन्होंने अभी आओगिरी के मेंबर्स पकड़े हैं उन्हें, लेकिन हिनामी उनमें से किसी को भी नहीं पहचानती। वो समझ आता है कि लगता है कि ये इनके सारे नए मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं अभी आओगिरी में। अब जब वो वहां से जाने लगता है तो हिनामी उससे कानेकी के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि इन्वेस्टिगेटर ससाकी काफी ज्यादा बिजी है, लेकिन अगर तुम मेरी ऐसी ही मदद करती रहोगी तो मैं उससे कह दूंगा तुमसे मिलने के लिए।
अब ससाकी और इन्वेस्टिगेटर फुरुता हमें दिखाया जाता है। देख रहे हो भाई, ससाकी काम भी किसके साथ कर रहा है, सबसे हरामी इन्वेस्टिगेटर जो है। अब वो वहाँ आए थे सेन ताकाजुकी के मैनेजर शोनो से मिलने, और वो उसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करते हैं, क्योंकि ससाकी को पूरा शक था कि सेन ताकाजुकी ही आउल है। अब वो उसे डरा कर सब निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। उन्हें लग रहा था शायद इसे कुछ पता ही नहीं है। अब दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर फुरुता सेन ताकाजुकी का अपार्टमेंट भी चेक करता है, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। अब हमें दिखाया जाता है कि एक मीटिंग थी जहां सारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स बैठे हुए थे और उससे ऊपर की पोस्ट के बंदे। तभी वाशु कहता है कि यहाँ असिस्टेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेटर ससाकी क्या कर रहा है। ससाकी कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेटर आरिमा की जगह पर आया हूँ, क्योंकि वो अभी किसी केस में फंसे हुए हैं। अब मीटिंग चालू होती है और अब ससाकी उन्हें बताना चालू करता है कि हमारे इतने महीने की मेहनत से आओगिरी अभी अपने डाउनफॉल पर चल रहा है, और अब सही से अटैक करे तो उन्हें जड़ से खत्म कर सकते हैं। उनकी टीम में दो उनकी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट द वन आइड किंग को खत्म करना होगा, एंड दूसरा कि हम उनके ही अड्डे पर हमला करें। अगर ये दोनों चीजें हमने कर ली तो आओगिरी इज फिनिश। बात करें पहले पॉइंट की तो उस पर मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, और बात करें दूसरे आइलैंड की तो हमें एक आइलैंड पता चला है जिसका नाम है रोशिमा, और हमेशा कही कि वही आओगिरी का अड्डा है। फिर वो आओगिरी के सारे मेंबर्स की लिस्ट भी दिखाता है, जैसे सबसे पहला नाम एतो का नहीं बल्कि तात्रा का था, और वो जो गूल था जो अजीब सा दिख रहा था पिछले पार्ट में, उसका नाम है शिकोरे, और वो कटाना वाली बंदी का नाम था ग्रेव रोवर। बाकी मीजा, ताकीजावा और रैबिट को तो तुम जानते हो, और नाकी और तोरसो को भी। बाकी दो मेंबर्स नए दिख रहे हैं, दोनों ही रेट A+ हैं, शोशे और होगुरो। अब इसी मीटिंग के बीच मात्सुरी वाशु और उसके बाप योशिदो की वाशु के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। सही बताऊं तो वाशु अपने बाप को इतना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनकी आपस में बनती ही नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने रुशिमा आइलैंड पर एक स्क्वाड भेजी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि थी हाचिकावा स्क्वाड, और उसमें ही तोरू मुत्सुकी भी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस आइलैंड पर तोरसो भी था, और अभी वो मुत्सुकी को लेकर काफी ऑब्सेस्ड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ससाकी और फुरुता बात कर रहे थे, और फिर ससाकी उससे उरियो की स्क्वाड के बारे में पूछता है। वो बताता है कि सेको है और 3 नए मेंबर्स आए हैं। एक है तोमा होगीमारू, दूसरी एक और बंदी जिनी हसायो, और तीसरा लड़का है सिन सेनपाई ओरा, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटर ओरा का नेफ्यू है। असलियत में ये इन्वेस्टिगेटर इसकी मौसी लगती है, और जो ये तीनों के तीनों मेंबर्स हैं ये 19 साल के, और जो मुत्सुकी है वो इस वक्त रोशिमा आइलैंड पर है हाचिकावा स्क्वाड के साथ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उनका एनकाउंटर होता है कुछ आओगिरी के बंदों से, जिनसे वो लड़ते हैं और उन्हें चीट देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एतो थी वो अपने पास्ट को याद कर रही थी, और वो देखती है कि 13 साल पहले इन्वेस्टिगेटर कुरावा ने उस बैटल में उसका एक हाथ काट दिया था, और तब वो उस वक्त वो सिर्फ 14 साल की थी, यानी कि करंटली वो 27 साल की है। अब ये तो स्पीच दे रही थी अपने सारे मेंबर्स के सामने, और उनसे कहती है आई एम द आउल, आल्सो नोन एज एतो योशिमुरा एंड आल्सो नोन एज सेन ताकाजुकी। 13 साल पहले सीसीजी से मेरा सामना हुआ था, और एक इन्वेस्टिगेटर ने तो मेरा हाथ ही काट दिया था, लेकिन कई साल बाद में फिर मैंने भी उसी इन्वेस्टिगेटर का हाथ काटा। याद हो तो टोक्यो गूल की मांगा के लास्ट में कुरोआवा से बैटल होते हुए एतो ने उसका हाथ काटा था। एतो कहती है कि जब मैंने पहली बार सीसीजी से लड़ाई की तो मैं समझ गई थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में थी। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अकेली सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए फिर मैंने आओगिरी बनाई, और हमारा मकसद भी यही है कि हम ऐसा वर्ल्ड बनाएं जहाँ गूल्स फ्रीली रह सके। और मुझे पता है कि हाँ, तुम में से कई लोग मुझे मानते हैं कि मैं ही वन नाइट गूल हूँ, इसका मतलब मैं ही तुम्हारी ट्रू वन नाइट किंग हूँ। बट जेंटलमैन, आई एम नॉट दी वन नाइट किंग, यानी कि देयर इज अ किंग, और वो इससे भी तगड़ा होगा, लेकिन वो है कौन। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरिमा फुरुता से कहता है कि वी ऑर्गेनाइजेशन हमसे मिलना चाहती है, इट्स अबाउट कानेकी कैन, एंड यहाँ एक शॉकर है, आई मीन वी ऑर्गेनाइजेशन तो गूल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आरिमा उनसे क्यों मिल रहा है, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। शायद इसलिए भी मोशिमुरा से डर रहा था, क्योंकि इनके अंडर तो आरिमा भी काम कर रहा है। हमें दिखाया जाता है एतो का पास, जहाँ उसे एक मैनेजर मिलता है, और उसका ही हाथ था एतो को एक वर्ल्ड क्लास ऑथर बनवाने में, क्योंकि वो उसके लिए कई सारे डील्स क्रैक करके ले आ रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये भी एक गूल है। और हमें दिखाया जाता है कि सेन ताकाजुकी की बुक्स कुछ हिट हो जाती है और वो फेमस हो जाती है। तो इशिनो जब उसके घर आता है मिठाई लेकर, तो दरवाजा खुला हुआ था और वो अंदर देखता है तो वो सो रही थी, इसलिए फिर वो जो मिठाई थी वो जाकर उसके फ्रिज में रख रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि फ्रिज में कई सारे लंच बॉक्स से रखे हुए थे, और उन पर कुछ डेट्स भी लिखी हुई थी। अब उसे क्यूरियोसिटी होती है, और वो एक डब्बा उठाकर खोल कर देखता है, और उसकी
फट जाती है क्योंकि उसमें मुंह का मांस रखा हुआ था और वो खून से भरा हुआ था। तभी पीछे से एतो वहां आ जाती है, लेकिन तब तक वो अंदर रख कर फ्रिज को बंद कर चुका था। एतो कहती है तुम्हारे मुंह का रंग क्यों उड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी काफी नींद में थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलती और ना ही ज्यादा कुछ नोटिस करती। हमें सीधे दिखाया जाता है कि ससाकी एतो को अपने साथ लेकर आता है जहाँ शियोनो को कस्टडी में रखा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ये स्टोरी थी फ्रिज वाली, ये इसने इन्वेस्टिगेटर्स को पता ही थी। अब वो एतो से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे कहती है कोई बात नहीं शियोनो, अगर तुम नहीं होते तो मैं वैसे भी इतनी बड़ी ऑथर नहीं बन पाती। और ससाकी कहता है कि इसने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब एतो योशिमुरा यू आर अंडर अरेस्ट टू बी सस्पेक्टेड एज अ गूल। ये तो कहती है नाइस वन गाने की, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। दूसरी तरफ हाचिकावा स्क्वाड का सामना होता है ताकीजावा से, और तभी पीछे से वही अजीब सा गोल भी आ जाता है, क्या नाम था उसका मैं भूल जाता हूँ, शिकोरे पीछे से अटैक करता है हाचिकावा के ऊपर और उसकी नाक खा जाता है। अब ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कागू निकाल कर उस पर अटैक करता है। वहीं से फिर ताकीजावा भी अपनी कागू ने एक्टिवेट कर लेता है और उस पर अटैक करता है, जिससे वो डिफेंड कर लेता है। लेकिन तभी पीछे से शिकाराया अपनी कागू ने उसके आर पार कर देता है। अब वो उन पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए मुत्सुकी अपने एक टीम मेंबर आयुमु को लेकर नदी में कूद जाती है। वो कहते हैं चलो इन दोनों को छोड़ो, अभी हम हाचिकावा को खाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नदी से बहकर वहां से निकलकर किनारे में एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं। अब आयुमु को काफी दुख हो रहा था क्योंकि हाचिकावा मारा गया और वो दोनों उसे बचा भी नहीं पाए। तभी हम देखते हैं कि वहां पीछे से एकदम से तोड़सो आता है, आयुमु को पकड़कर उसे पटक देता है और उसके बाद मुत्सुकी को पकड़ लेता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आरिमा और फुरुता मिलने जाते हैं वी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से। वो कहता है कि मैंने सुना कि गाने की कैन ने अकेली आउल को कस्टडी में ले लिया, तुम्हें क्या लगता है कि क्या ताकासुकी ही वन नाइट किंग है? आरिमा कहता है हो सकता है शायद, पर ये आउल भी एक केज्ड बर्ड है जब तक ये सीजी के अंडर में है, बट अलर्ट रहना बिकॉज वो कुजैन की बेटी है। अरीमा मैं तुम्हें इस चीज का इंचार्ज बनाता हूँ और फुरुता तुम काने की और कुजैन की बेटी पर नजर रखना। अब ये तो ससाकी से बात कर रही थी और उससे कहती है देखो मुझे एक फेवर चाहिए जेल जाने से पहले, और वो फेवर था कि जो उसकी अभी लास्ट बुक जो उसने लिखी है किंग बेलगियर, उसकी पब्लिशमेंट के अनाउंसमेंट के लिए उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जहाँ वो इसका अनाउंसमेंट देगी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये तो अपनी बुक के बारे में बहुत कुछ बताती है और फिर वो रिवील करती है और कहती है आई एम अ गूल, और जो ये मेरी नई बुक आने वाली है वो भी गूल्स के ऊपर है। और ये सुनकर सबके सब शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि आओगिरी के बंदे भी कि ये करना क्या चाह रही है, और इस सब का सिर्फ एक ही मतलब है द एंड इज नियर। अब सैन ताकाजुकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है और हर जगह सिर्फ उसी की बातें चल रही थी। यहाँ तक कि ससाकी ने तो वो कहानी पढ़ भी ली थी और असलियत में वो कहानी एक गूल किंग के बारे में थी, कैसे दूसरे लोगों के अगेंस्ट खड़ा होता है जो गूल्स को खत्म करना चाहते हैं। सही देखा जाए तो उसने टीजी यानी कि वाशु फैमिली को एक विलन बताया, यानी कि सारे के सारे गूल्स इस बुक को जरूर पढ़ेंगे और इससे इंस्पायर्ड होकर वो उसे ज्वाइन करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयुमु रोशिमा आइलैंड से बचकर आ चुकी है। वो बताती है कि मुत्सुकी वहीं फंसी हुई है और हमारे बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स मारे गए। और अब दूसरी तरफ हमें तोड़सू दिखाया जाता है जिसने मुत्सुकी को कैद कर रखा है और वो उससे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है कि वो उससे शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ एतो ससाकी से बात कर रही थी और फिर वो उसे बताती है कि आखिर वो ह्यूमंस के खिलाफ क्यों है। वो कहती है कि वी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से मेरी माँ मारी गई, मेरे बाप को खुद की बेटी को अपने से दूर करना पड़ा और उन्हीं की वजह से आज तक मैंने कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। पता नहीं ऐसे और कितने गूल्स के साथ ये हुआ होगा। उन इंसानों को लगता है कि ये दुनिया सिर्फ उनके लिए, बट ये हकीकत नहीं है। ये वी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही है जो तुम अभी इन्वेस्टिगेटर बन गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम एक गूल हो जिसे रिजे की कागुओ से ट्रांसप्लांट करके बनाया गया। यहाँ तक कि रिजे काशिमिरो भी वी ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर थी जो वहां से भाग आई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है रिजे का पास्ट जहाँ वो काफी छोटी थी और तभी वो वहां से भागकर आ गई थी और उसकी मुलाकात होती है साची से। अब साची रिजे को पालता है और एक बेटी की तरह उसे प्यार देता है, लेकिन बाद में बड़ी होकर रिजे अपनी मर्जी चलाने लगती है हर चीज में और उसकी बात नहीं मानती थी। तो हमें दिखाया जाता है कि एक दिन सीजी वालों की रेड होती है और उसमें रिजे पकड़ी जाती है, लेकिन उससे पहले ही उसे बचाने के लिए साची वो खुद सीजीजी से अरेस्ट हो जाता है। फिर बाद में एतो और आउगरी आकर उसे वहां से निकाल देते हैं। एतो उससे कहती भी है क्या तुम दोबारा रिजे को देखना चाहोगे, और इसीलिए फिर वो उनका साथ भी देता है। बाद में जाकर वो कुजैन से भी मिलता है और उससे कहता है
मुझे पता है तुम्हारी बेटी एतो है, मैं उसका ध्यान रखूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी रिजे का ध्यान रखना। फिर हमें दिखाया जाता है कि अरीमा साची के अड्डे तक पहुंच चुका है जहां वो छुपा हुआ था और अब उन दोनों के बीच एक बैटल होती है। अब साची उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा, लेकिन वो अरीमा है भाई, वो उसके हर हमले को आराम से रोक रहा था और वो सोचता है कि उसके ब्लाइंड स्पॉट पर हमला करके उसे मारने का। अब जैसे ही वो उसकी पीठ के पीछे से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, अरीमा अपनी क्विंकी उसकी गर्दन में घुसेड़ देता है एंड देन इलेक्ट्रिक क्विंकी से उसे झटके दे देकर मार देता है। हमें दिखाया जाता है कि ससाकी उरियू से मिलता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा था। दूसरी तरफ हमें बेंजो दिखाया जाता था जो इस वक्त 6th वार्ड का लीडर था। एंड भाई साहब ये कितने चैप्टर्स के बाद देखने को मिला है। एंड देन वहाँ आया तो आता है उसे मिलने के लिए। अब ये दोनों सीन्स पैरेलल चलेंगे। इधर उरियू से सजा की बात करता और उसे बताता है कि तुम्हें पता ही होगा कि मुत्सुकी वहाँ पकड़ी गई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उधर जाकर उसे बचाओ। उरियू कहता है आप नहीं कहते तो भी मैं चाहता हूँ। इधर आया तो बेंजो से हेल्प मांगने के लिए आया था क्योंकि उसे हिनामी को कोचेला डिटेंशन सेंटर से निकालना था और बेंजो तो तुरंत ही हाँ कर देता है बिकॉज हिनामी की बात थी। अभी हमें दिखाया जाता है कि एतो से बात करने के लिए आया था फुरुता और वो उसे बात करके इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ एतो उल्टा उसकी पोल खोल रही थी। वो कहते हैं मुझे पता है कि तुम डॉक्टर कानो के साथ मिलकर काम कर रहे हो और तुम ही ने आओगिरी को खबर करी थी उन सीसीजी के ट्रक्स के बारे में जहाँ से वो शिराजू की बॉडी को भी उठाया है। वो कहता है डॉक्टर कानो के एक्सपेरिमेंट में मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इसीलिए। वैसे तुम बताओ तुम क्यों यहाँ पर कैद हो गई हो? अगर तुम रुशियामा आइलैंड पर रहती तो सीसीजी से लड़ने में उनकी मदद कर सकती थी। ये तो कहती है मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। फुरुता उसे ये भी बताता है कि वो वी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा क्यों है और आखिर वो करते क्या है। तो क्या है कि वी ऑर्गेनाइजेशन असल में इस दुनिया में ह्यूमंस और गूल्स का बैलेंस बनाकर रखते हैं, लेकिन जब तुम जैसे खतरनाक गूल्स, वन आइड गूल, वन आइड किंग अगर हमारे बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करते हो तो हमें उन्हें रास्ते से मिटाना ही होता है। हमें ये भी बताता है वो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो एक क्लाउन मास्क पहनकर घूमता था, यानी कि वही बंदा वो क्लाउन वाला निको का दोस्त वो यही है। और याद तो कानिकी ने भी बताया था कि एक क्लाउन मास्क में एक बंदा था जिसने रिजे के ऊपर वो स्टील फ्रेम्स गिराए थे, मतलब यही था वो जिसने इस पूरी टोकी गूल की स्टोरी को स्टार्ट किया। अब फुरुता वहाँ डील करने के लिए आया था एतो के साथ कि अगर तुम मुझे वन नाइट किंग के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें जीने दूंगा, लेकिन एतो ने उसे कुछ नहीं बताया इसलिए डील ऑफ। तभी वो कहता है हे वाशु आई पिटी यू। कितना गंदा लगता है ना जब तुम अपने बाप का नाम ही यूज ना कर पाओ, यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो ये किसी वाशु का ही इलिजिमेट चाइल्ड है, यानी कि नाजायज बच्चा। ये सुनकर वो ट्रिगर हो जाता, फिर वो उसकी मरने की दुआ मांग रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है उनके पास्ट की एक झलक जहाँ फुरुता और रिजे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और ये शायद वही वाला वक्त था जब ये बी ऑर्गेनाइजेशन में थे। अब तभी ससाकी भी वहाँ आता है तो ये तो उससे कहती है कानिकी ये जरूर तुम्हारी लास्ट जॉब होगी, वैसे तुम्हारी मैं मदद कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा। वो कहता है तुमने सही कहा, ये मेरी लास्ट जॉब है और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए इसमें। ये तो कहती है मेरा फेवर तो सुन लो, आई वॉन्ट यू टू किल वन नाइट किंग। अब कानिकी ये सुनकर समझ ही नहीं पा रहा था कि इसका कहने का मतलब क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीम 3 जिसका लीडर है कोरी वो जा रहा था और उसकी स्क्वाड के बंदे जा रहे थे। टीम 2 जिसका लीडर है जियूजो वो और उसकी पूरी टीम जा रही थी एंड टीम 1 जिसका लीडर है उसके होजी वो और उसकी पूरी टीम जिसमें उरी की भी पूरी स्क्वाड थी और इसके साथ उन्हें लीड कर रहा था इशोवारीमा इस हिरोशिमा आइलैंड के मिशन पर, जो कि स्क्वाड 0 का लीडर है। बाकी मारुते, वाशु और वाशु का बेटा इस ऑपरेशन को लीड करेंगे अपने ऑफिस में रहकर, और जो ससाकी था वो सारे दूसरे इन्वेस्टिगेटर के साथ रहकर कोचेला डिटेंशन सेंटर को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि यहाँ हमला होने वाला है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इनकी पूरी टीम पहुंचती है हिरोशिमा आइलैंड और वहाँ उन पर वहीं किनारे से ही अटैक होने लगता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर भी उन्हें चीरना चालू कर देते हैं। फिर वाशु ऑर्डर देता है कि पहले जाएगी उरी की टीम जिसमें सबके सब क्विंग किक्स थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ससाकी वहाँ कोचेला में सब कुछ संभाल रहा था। तो ससाकी एक जेल के रूम को देखता है और उसे याद आता है जब वो वहाँ प्रिजन के अंदर था, प्रिजनर नंबर 210 के नाम से। और अब हमें दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ था। टोक्यो गूल मांगा के खत्म होने के बाद जब कानी को बुरी तरह कानी माँ घायल कर देता है
तो उसके बाद उसे इधर जेल में लाया जाता है, जहाँ वो दिन रात तड़प तड़प के चिल्लाता रहता था और ट्रॉमा से जूझता रहता था और कहता रहता था मुझे उन सबको बचाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। यानी कि योशिमुरा तोका वगैरह को। अब अरीमा उसे आकर कहता है कि मैंने उन सबको मार दिया। अब ये सुनकर वो और पागल होने लगता है। अब ये ट्रॉमा इतना बढ़ जाता है कि कानेगी की सारी मेमोरीज गायब हो जाती है। उसके बाद फिर अरीमा उसे मिलने के लिए आता था। जब वो थोड़ा बहुत हील होने लगता है तो फिर वो उसके लिए किताबें वगैरह भी लाता था। फिर वो उसे ट्रेन भी करता है ताकि वो एक इन्वेस्टिगेटर बन सके, बिकॉज अरीमा को लग रहा था कि ये उसका सक्सेसर बन सकता है। अब वो उससे रिलेशन बनाता है, वो काफी क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद अरीमा उसे एक नया नाम भी दे देता है, ससाकी एइसे। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ मिशन में जाते हुए अरीमा उससे मिलता है और उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ मेन बिल्डिंग में, अभी यहाँ तुम इंचार्ज हो। एंड अब उसके जाने के बाद कानीगी एक रूम में जाता है और अपने सर पकड़कर बोल रहा था रिलैक्स, जो मैंने सोचा है मैं वही करने वाला हूँ। तो हम बाहर देखते तो आयोता और बाकी के सब कोचेला आ गए थे अटैक करने के लिए और आयोता के पास उनका एंट्रेंस कार्ड भी था और वो उसकी मदद से अंदर घुस जाता है। अब ससाकी उन सबको अलर्ट कर देता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो फुरुता था वो एदो से बात कर रहा था और उससे कहता है यार जो तुम्हारा मैनेजर था ना शियोना, उसे छोड़ कैसे दिया यार तुमने? मेरे हिसाब से उसी की गलती की वजह से तुम पकड़ी गई। वैसे एक तरह से देखा जाए तो वो भी एक क्राइम ही कर रहा था कि उसने इतने सालों तक तुम्हारे राज को छुपाए रखा। एदो उससे पूछती है क्या तुमने उसे भी मार दिया? वो कहता है मैं उसके लीवर से टिक्की बना कर लाया हूँ, लो चखो। भाई साहब ये बंदा पागल है, कुछ भी कर देता है। अब इधर के बाद वो सीधा जाता है कंट्रोल रूम, जहाँ उन्हें पता चलता है कि आउगरी अंदर आ चुके हैं। अब कोचेला में ना 4 लेवल्स थे, लेवल 0, लेवल 1 जहाँ पर रेट ए गूल्स थे, लेवल 2 जहाँ पर रेट एस गूल्स थे और लेवल 3 जहाँ पर एस रेट गूल्स थे। तभी उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि उनके लेवल 0 और लेवल 1 के सारे गूल्स के लॉकर अनलॉक हो गए थे और वो सब के सब आजाद हो गए थे। कई वो लोग देखते हैं कैमरा में तो वो देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो असल में ससाकी था जो कि उन्हें आजाद कर रहा था। अब वो समझ जाते हैं कि उसने उनके साथ गद्दारी करी है, इसलिए वो और बंदे उसे पकड़ने के लिए भेज देते हैं। अब नीचे ससाकी जाता है कंट्रोल रूम में और सर्च करता है कि हिनामी आखिर अभी किस जगह पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयोता वगैरह वहां अंदर घुस चुके थे और लड़ रहे थे सबसे। तभी वहां अरीमा की एंट्री होती है। नाउ दिस इज सरप्राइजिंग बिकॉज अरीमा यहाँ असलियत में था ही नहीं, बट नाउ ही इज प्रेजेंट एंड अब इनकी लगने वाली थी। अब हमें कानी की ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जहाँ वो हिडे से गटर में मिलता है। तब वो उसे कह रहा था कि तुम मुझे खा लो और सरवाइव करो। एंड देन हम देखते हैं कि अब आखिरकार ससाकी हिनामी के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है सॉरी मैंने देर कर दी, चलो यहाँ से निकलते हैं। और तभी हिनामी वहां आती है और उसके कस की चाट लगाती है और कहती मुझे खुशी है कि तुम लौट आए, लेकिन कानेकी तुम ये क्या कर रहे हो? वापस से वही करोगे तो सीसीटीवी वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम एक इन्वेस्टिगेटर हो अभी। अब असल में कानेकी का प्लान ही यही था कि वो हिनामी को छुड़ाकर यहाँ से निकाल देगा एंड देन अरीमा से लड़कर उसके हाथों मारा जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि आयातो और उसके साथ ही अरीमा से लड़ रहे थे, लेकिन वो उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे थे और वो उनके हर हमले का जवाब दे रहा था। तभी वो सीसीटीवी वाले वहाँ वो गैस भी डालने की कोशिश करते हैं जिससे गूल्स की कागुने डीएक्टिवेट हो जाती है, लेकिन नाकी ने आयातो को उसके बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए वो तैयारी के साथ आए थे पूरा मास्क वगैरह लेकर और इसलिए उस गैस का असर उन पर नहीं होता। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ अपने हमले से अरीमा आयातो को खत्म करता, इतने वहाँ 2 बीच में गूल्स आ जाते हैं एंड देन वो उन्हें उठाकर नीचे ले जाते हैं। नीचे आने के बाद आया तो कहते हैं मास्क हटा दो, मुझे पता है कि तुम योमो और तोका हो। और अब देखते हैं कि सच में वो योमो और तोका ही थे। तोका कहती है हम भी यहाँ हिनामी को बचाने के लिए आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ससाकी हिनामी को वहां से निकाल रहा था, तभी रास्ते में उसे फुरुता मिल जाता है एंड देन वो अपने बैग में से चेनसो निकालता है और कहता है बॉस ये आप क्या कर रहे हो? कुछ भी हो मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता। एंड देन फिर वो उस पर हमला करता है, लेकिन कानेकी एक लात मारकर उसके दांत तोड़ देता है। तभी वो उस पर दोबारा अटैक करने को होता है, लेकिन पीछे से हिनामी उसे अपने कागुने से चीर देती है एंड देन फिर वो दोनों आगे चलते हैं। योमो आयोता और तोका साथ में उन इन्वेस्टिगेटर्स से लड़ रहे थे। तभी वहाँ अरीमा आ जाता है। अब योमो को उसे देखकर खुंदक आ जाती है और वो उससे लड़ने के लिए जाता है। अब यहाँ से हमें योमो की स्टोरी दिखाई जाती है और ये सही से सुनना क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो क्या था कि जो योमो की बहन थी उसे एक लड़के से प्यार हो गया था और वो उसे शादी करती है और उसके बच्चे होते हैं और वो पता है बच्चे कौन थे? तोका और आयातो, यानी कि योमो इन दोनों का मामा है और उसने अभी तक इन्हें ये बात नहीं बताई है। अब एक दिन जब इनकी फैमिली
रोड पर चल रही थी तभी इनका सामना होता है अरीमा से। अब इसका बाप तो कमजोर था इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है और इनकी माँ मारी जाती है। अब ये गुस्से में योमो इनके बाप को बहुत सुनाता है कि तेरी वजह से मेरी बहन मरी है, लेकिन एट दी एंड उसे भी पता था कि अगर इसका बाप यहाँ पर भाग कर नहीं आता तो इसके दोनों भांजी भी मार जाते। एंड देन फिर हमें दिखाया जाता है कि योमो योशिमुरा के पास काम कर रहा था और इस वक्त तक तोका और आयोता का बाप भी मर गया था, इसलिए वो योशिमुरा से रिक्वेस्ट करके उन्हें भी इधर लगवा देता है ताकि वो शांति की दुनिया जी सके। हमें दिखाया जाता है कि योमो अटैक करने के लिए आता है लेकिन अरीमा तुरंत ही उसके गले पर वार कर देता है और वो उसे खत्म करने वाला ही होता है। उससे पहले ही उसका भांजा आयोतो आकर उसे बचा लेता है, लेकिन फिर वो आयोतो को भी घायल कर देता है और अब योमो को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी कागुने एक्टिवेट करता है और उस पर अपना सबसे तगड़ा हमला करता है, लेकिन अरीमा उसे अपनी क्विंकी से रिफ्लेक्ट कर देता है उसी की तरह। और तभी वहां ससाकी आकर उस हमले को रोक लेता है और योमो को बचा लेता है। और अब अरीमा और उसकी बैटल होती है। ससाकी आयोतो से कहता है कि नीचे से एक रूट है मशीन वाली तरफ से, वहां से इन सबको लेकर निकल जाओ। और तभी कुतोका कहती है कानिकी यू आर बैक, आई विल सी यू लेटर। और यहाँ से ऑफिशियली कानिकी वापस आ गया है। अब हम इसे ससाकी नहीं बुलाएंगे, कानिकी ही बुलाएंगे। अब जब वो लोग वहां से पीछे से जा रहे थे तभी बीच रास्ते में उन्हें नामी मिलती है और फिर उसका वहां आयोता और तोका के साथ वहाँ रियूनियन होता है और फिर वो वहां से निकलते हैं। अब दिखाया जाता है जहां से उन्हें निकलना था वहां एक मशीन सी थी, डिस्पोजल प्रेस। उस मशीन के बंद करने के बाद वो वहां से आसानी से निकल सकते थे। अब यहाँ कानिकी अरीमा से लड़कर उन्हें टाइम दिलाएगा ताकि वो वहां से निकल सके। अब अरीमा के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे कानिकी के बेट्रेयल देखने के बाद में। तभी उसे पास्ट के ग्लिम्स याद आते हैं जहाँ अरीमा ने उसे समझाया था कि गूल्स वगैरह से ज्यादा बात मत करना वरना तुम उनके लिए फील करने लग जाओगे एंड देन फिर तुम इन्हें खत्म नहीं कर पाओगे। और बस इसी चीज की कानिकी में कमी है बिकॉज ही इज अ इमोशनल पर्सन। अब उन दोनों की फाइट चालू होती है और अरीमा एक सेकंड के अंदर ही उसकी कागुने घुसेड़ देता है उसके अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्यूरियो और उसकी स्क्वाड मुत्सुकी को ढूंढने के लिए आइलैंड के अंदर घुसते जा रहे थे। तभी हमें तोड़सू दिखाया जाता है जिसने पूरी वेडिंग ड्रेस मुत्सुकी को पहनाकर रेडी कर रखा था और माला वगैरह भी रेडी कर रखी थी। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मुत्सुकी की जो एक्सप्रेशन थे वो काफी ज्यादा डल और सैड थे और ये देखकर तोड़सू को गुस्सा आ जाता है कि उसने इतना सब कुछ किया लेकिन अभी भी इसे खुशी नहीं हो रही और इसीलिए फिर वो उसमें बजाता है। और यहीं से हमें मुत्सुकी का पास दिखाया जाता है जहाँ उसका जो बाप था वो भी काफी ज्यादा अब्यूजिव था और वो उसे काफी ज्यादा मारता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो तोड़सू था वो उसे अच्छे से बात करने लगता है और उसे माफी मांगता है कि उसने उसे मारा। मैंने बोला ना ये साला पागल है। अब हमें दिखाया जाता है कि अरीमा और कानिकी की बैटल चल रही थी और क्योंकि अरीमा ने उसे ट्रेन किया था तो वो काफी अच्छी टक्कर दे रहा था उसे, लेकिन वो अरीमा है वो थोड़ा सा सीरियस होता है और वो उसकी एक सेकंड के अंदर टांग काट देता है। फिर कानिकी अपनी टांग को जोड़ने की कोशिश करता है, इतने में वो उसकी दूसरी टांग काट देता है और फिर अरीमा कहता है 645 टाइम्स, इतनी बार मैं तुम्हें मार सकता था लेकिन मैंने नहीं मारा, तुम्हें 2 सेकंड के अंदर खत्म कर सकता हूँ और तुम्हें मारने के बाद फिर मैं तुम्हारे जो दोस्त गूल्स जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी ढूंढ कर 5 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। कानिकी कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और बस इसी विल पावर से कानिकी अपनी कागुजा स्टेट से भी एक ऊपर लेवल चला जाता है एंड नाउ ही इज लाइक अ डीमन। अब इसके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर अरीमा कहता है कि मैं आज अपनी उस क्विंकी को निकालूंगा जो मैंने 19 साल पहले एक गूल के काकुए से बनवाई थी। आज तक मैंने उसे यूज नहीं किया। यू आर द फर्स्ट वन, द स्ट्रॉन्गेस्ट क्विंकी, जिसका नाम है आउल। यानी कि समझ रहे हो जब इसका सामना हुआ होगा पहली बार योशिमुरा से तभी उसके बॉडी की काकुए से उसने ये क्विंकी बनवाई और भाई कानिकी की ये ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो ये बिल्कुल ही अजीब थी, मतलब उसका मुंह भी वहां साइड से निकल रहा था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आयोता, बेंजो, हिनामी, तोका वगैरह सबके सब वहाँ डिस्पोजल मशीन से निकल रहे थे और तभी हम ऊपर देखते हैं तो फुरुता वी ऑर्गेनाइजेशन के बंदों के साथ खड़ा हुआ था और वो उस मशीन को एकदम ही चालू कर देता है जिसमें वो दब जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आती है एतो द वन आइड आउल और वो उस पूरी मशीन को तबाह कर देती है जिससे कि वो सब बच जाते हैं। फुरुता हैरान हो जाता है कि साला ये आजाद कैसे हो गए। ये तो कहती है थैंक्स मेरे मैनेजर, शियोनो का मीट मेरे काम आ गया, मैं उसे ऐसी वेस्ट थोड़ी ना जाने दे सकती थी। अब नीचे वो सब भी हैरान थे कि असल में
ये तो हमारी मदद क्यों कर रही है। तो इस तरफ कानिकी और अरीमा की फैटल अभी भी चालू थी। अब कानिकी उस पर हमला करता है और उसकी कागुनी के ऊपर कुछ मुंह से चिपक जाते हैं। तो उसके बाद तुरंत ही अरीमा उसे डिसएंगेज करता है एंड देन उसका रिमोट कंट्रोल चालू करता है, जिसकी वजह से वो क्विंकी को सरप्राइजिंगली नीचे से निकाल कर उस पर हमला करता है, जिन्हें कानिकी समझ ही नहीं पा रहा था और डॉज भी नहीं कर पा रहा था। अब ऐसे ही वो कई सारे सरप्राइज अटैक करता है और कानिकी के चीथड़े उड़ा देता है। अब कानिकी को लग रहा था दिस इज इट, लेकिन तभी फिर से उसे हिडे और उसके फ्लैक्स वैक्स आते हैं। वो उससे बात करता है और उसे फिर उसकी बातों से हिम्मत मिलती है दोबारा जीने की। और अब कानिकी फिर से चेंज हो जाता है और अब उसके पूरे के पूरे बाल फिर से सफेद हो जाते हैं। नाउ ही इज फुल्ली बैक और अभी सिर्फ इसकी जो ये विल पावर थी, इसी की वजह से ये वापस आ गया क्योंकि इसे अपने सारे दोस्तों को बचाना। अब कानिकी अपने खतरनाक फॉर्म में आ जाता है और अरीमा से लड़ने के लिए बढ़ता है। दूसरी तरफ जो एतो थी वो सबको मार रही थी और जो फुरुता था वो अपने आप को बचाकर इधर उधर भाग रहा था। अब वो जाकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है और कहता है मुझे फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये तो उस पर अटैक करने वाली ही होती है कि तभी पीछे से एक कागुने का उस पर अटैक होता है जो उसे पूरा चीर कर रख देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि ये साला फ्रूता भी एक हाफ कूल है। तो इस तरफ हम दिखाया जाता है कि अरीमा और कानिकी लड़ रहे थे, जहाँ आखिरकार कानिकी ने उसकी क्विंकी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी कहता है नाउ इट्स ओवर, अब तुम्हारी क्विंकी खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अरीमा रुकता नहीं है और उस पर अटैक करने के लिए आता है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अरीमा था, वो उस टूटी हुई क्विंकी को भी उसके आर पार कर देता है। अरीमा कहता है द बैटल ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। कानी कहता है हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, इट्स पॉइंटलेस। अरीमा कहता है तो तुम मुझे नहीं मारने वाले। कानी कहता है नहीं, यकीन नहीं हो रहा, बट आई लॉस्ट। 18 साल से मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, 18 साल से, और आज तक मैं एक भी बैटल नहीं हारा, लेकिन आज हार गया। कानी के मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? कानी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। अरीमा कहता है ऑल राइट, एंड देन वो अपने टूटे हुए क्विंकी से अपना ही खुद का गला काट लेता है। एंड ये देखकर कानिकी की फट जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। एंड आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या हुआ, आई नो मेरा भी यही रिएक्शन था, लेकिन अगले पार्ट में जो ट्विस्ट खुलने वाला है ना, उसे देखकर तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि उसके बाद पूरी की पूरी स्टोरी ऐसे पलट जाएगी और तुम्हें समझ ही नहीं आएगा साला हो क्या रहा है स्टोरी में, और सही कौन है और गलत कौन। और अब मुझे पता चला कि इस मांगा को मास्टरपीस क्यों कहते हैं, और तुम्हें भी पता चल जाएगा अगले सैटरडे को। सो स्टे ट्यून। और हाँ, अगर तुम्हें ये मांगा पसंद आई है तो तुम्हें ये दोनों मांगा भी देखनी चाहिए। आज के लिए बस करके आरिगातो।